हमारे पास प्रॉब्लम आएगी। इस तरह से अगर हमें गिवन रहता है कि हाँ ठीक है डेराइव द इक्वेशन और उसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर टर्म दे दी कि डेल सी पी अपॉन डेल पी अपॉन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर विल बी इक्वल टू माइनस टी इंटू डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल टी स्क्वायर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो अब ये हमें कैसे डेराइव करना है, तो उस चीज़ के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे सी पी का डेरिवेटिव यानी कि डिफ्रेंशिएशन, पार्शियली डिफ्रेंशिएशन डेल अपॉन डेल पी विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर, और अपनी कंडीशन क्या है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अब सीपी के लिए मैंने आपको बताया था कि फ्रॉम दैट सेकंड टीडीएस इक्वेशन हम वहाँ पे लिख रहे थे कि सीपी इक्वल्स क्या होता है। सीपी इक्वल्स होता है आपका टी डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। याद आया, सेकेंड टीडीएस इक्वेशन में हमने यही लिखा था कि इस टर्म के इक्वल सीपी है, तो वहाँ पे हमने सीपी को पुट किया था। अब वहीं से हम ये देख सकते हैं कि हम सीपी का इक्विवेलेंट ये लिख सकते हैं कि टी डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू सीपी। अब यहाँ पे हमें ये कैलकुलेट करना है कि आपके इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो अब हम सीपी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं डेल अपॉन डेल पी, पी के रेस्पेक्ट में सीपी का डिफ्रेंशिएशन, और वहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी हमारी, टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा तो आपका टी है उसका तो कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, टी तो एज इट इज़ आपका कांस्टेंट है तो सेम रहे। और यहाँ पे ये डेल अपॉन डेल एस अपॉन डेल टी है, तो इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो अगेन क्या हो जाएगा डेल एस अपॉन डेल। अब हम किसके लिए कर रहे हैं, पी के लिए, और पहले से क्या था डेल एस अपॉन डेल टी। अब यहाँ पे आपका प्रेशर जो कांस्टेंट है वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि प्रेशर के लिए तो हम क्या कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका प्रेशर की टर्म नहीं आएगी। तो अब हम इस टर्म को लिख सकते हैं इक्वल्स टी डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल पी डॉट डेल टी, यानी कि दोनों के रेस्पेक्ट में आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो ये सिंपल सी टर्म आपने कर ली, यहाँ पे आपने सीपी को दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे हमें जो टर्म मिली है वो क्या है डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल पी इंटू डेल टी, और यहाँ पे हमें जो रिक्वायर्ड है वो टर्म क्या है माइनस टी। तो सबसे पहले तो एक माइनस की रिक्वायरमेंट है, दूसरा यहाँ पे डेल स्क्वायर एस की जगह हमें डेल स्क्वायर वी चाहिए, और नीचे जो हमारे पास टर्म है डेल पी वहाँ पे हमें क्या चाहिए एक और डेल टी चाहिए। तो ये हमें रिक्वायरमेंट जो मिल रही है, तो उस रिक्वायरमेंट को हम कैसे पूरी कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल रिलेशन कौन सा मैक्सवेल रिलेशन, जिसमें हमारी एंट्रोपी है डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो किसके इक्वल है, वो है माइनस डेल वी अपॉन डेल टी के एट कांस्टेंट प्रेशर। बट यहाँ पे हमारा इससे काम नहीं चल रहा, हमारे पास सिर्फ यहाँ पे डेल पी है, बट हमारी टर्म में क्या है डेल एस स्क्वायर है और अगेन डेल टी भी है। तो यहाँ पे हम इस टर्म का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, और अगर हम टी के रेस्पेक्ट में इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास ये टर्म क्या मिल जाएगी डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल पी इंटू डेल टी इक्वल्स क्या रहेगा दोबारा माइनस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल टी स्क्वायर। अब हमने टी के रेस्पेक्ट में इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन किया था, तो टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे डेल टी स्क्वायर आएगा, दोबारा से डेल टी है, और डेल के बाद दोबारा से इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो ये क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर बी हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो टर्म आई है डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल पी इंटू डेल टी, वो किसके इक्विवेलेंट आ रही है माइनस डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने देखा कि दोबारा से अगर आप इस मैक्सवेल रिलेशन का डिफ्रेंशिएशन करते हो विद रेस्पेक्ट टू टी,
तो आपके पास जो टर्म आई है वो क्या है आपकी डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल पी इंटू डेल टी इक्वल्स माइनस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल टी स्क्वायर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म क्या थी, हमारे पास जो डिफरेंशिएशन इक्वेशन हमने कैलकुलेट की है सीपी की, उस डिफरेंशिएशन इक्वेशन में हमें क्या मिला था, एक टर्म मिली थी टी इंटू डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल पी इंटू डेल टी। अब उस टर्म की इक्विवेलेंट वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो उसके बाद हमें यहाँ पे फाइनल इसके इक्विवेलेंट क्या मिल जाता है, माइनस यहाँ पे टी पहले से ऑलरेडी है, टी डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल पी इंटू डेल टी, इसके इक्विवेलेंट हमें लिखना है डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल टी स्क्वायर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अब अगर आप देखोगे ऊपर तो आपको यही डिराइव करना था, और जो आपको गिवन था वो आपने डिराइव कर दिया। दैट मीन्स आपने प्रूव कर दिया कि आपको जो गिवन है वो आपका कंप्लीटली सही है। तो इतना सा आपका डेरिवेशन था। अब इसमें आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम लगी आप एक बार बता दो। अगर कहीं भी आपको लगता है कि कोई भी आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत टिपिकल प्रॉब्लम थी जो आपको, तो हम यहाँ पे रेशियो कैलकुलेट करते हैं किसका, हीट कैपेसिटीज़ का। तो इस बार हमारा जो डेरिवेशन आएगा वो आएगा रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटीज। एंड हीट कैपेसिटीज आपकी कौन कौन सी हैं, आपकी Cp एंड Cv, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इनके लिए अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमारी कहाँ से आएगी, डिफरेंट TDS इक्वेशन से। और TDS इक्वेशन हमारे पास कौन सी हैं, दो TDS इक्वेशन है। तो हम उन दोनों TDS इक्वेशन को अगर लिखते हैं तो हमारे पास फर्स्ट TDS इक्वेशन क्या आती है, TDS इक्वल्स क्या था आपका Cp में, Cp dt माइनस T डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू dP। एंड सेकेंड आपकी जो TDS इक्वेशन आती है वो आपकी आती है Cv के लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, तो वो रहती है आपकी Cv dt यहाँ पे प्लस T डेल P अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू dV। तो ये आपकी दो TDS इक्वेशंस थी, दोनों अलग अलग आपके वैल्यूज़ हैं, आपके कांस्टेंट प्रेशर के लिए और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। अब इन इक्वेशन को अगर हम अप्लाई करते हैं कि आपका जो प्रोसेस है, हम अज्यूम करते हैं कि आपका प्रोसेस है वो कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस है। तो एट कांस्टेंट एंट्रोपी तो कांस्टेंट एंट्रोपी अगर होगी तो आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यूज आपकी TDS की जीरो हो जाएंगी। तो दैट मीन्स ये कंपोनेंट आपका जो है वो क्या रहेगा, जीरो। और अगर आपका ये कंपोनेंट जीरो हो जाता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं या Cp dt s, हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं कि आपका प्रोसेस है वो कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस है। तो ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट आ जाएगी, इक्वल्स T डेल V अपॉन डेल T, ये आपका कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर डिफरेंशिएशन है, इनटू dP, यहाँ पे भी हम लिख देंगे S ताकि हमें पता चल जाए कि आपकी जो इक्वेशन है ये कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस पे है। एज इट इज़ आपकी Cv की जो टर्म है उसके लिए अब अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये रहेगा आपका Cv dt S इक्वल्स माइनस T डेल P अपॉन डेल T अपॉन V इंटू dV एट कांस्टेंट एंट्रोपी। अब हमने यहाँ पे हमारे डेरिवेशन से देखा कि हमें क्या निकालना है, यहाँ पे रेशियो निकालना है। एंड रेशियो क्या होता है कि रेशियो हमें अपॉन में निकालना होता है, और अपॉन में निकालना है तो हमें क्या टर्म चाहिए, Cp अपॉन Cv। तो रेशियो अगर निकालना है तो हम दोनों इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड कर सकते हैं तो देन आफ्टर डिवाइडेशन Cp dt s अपॉन Cv dt s किसके इक्विवेलेंट होंगे, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड अगर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे।
तो यहाँ पे आएगा आपके पास T del V अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर D PS अपॉन माइनस T del P अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम dV S। अब यहाँ पे आप देखो कि कौन कौन सी टर्म्स आपकी ऐसी आ रही हैं जो कि कैंसिल आउट हो। तो उनमें आपका टेम्परेचर है, तो जो टेम्परेचर आपका ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम आ रहा है तो उसे हम कैंसिल कर सकते हैं। अब आपके पास अगर इस इक्वेशन को और हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आएगा आपका del P अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये टर्म नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा del T अपॉन del P एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। और ये वाली जो टर्म है ये आपकी क्या आ जाएगी, अगर हम इसे पार्शियली डिफरेंशिएशन में लिख देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी del P अपॉन del V एट, यहाँ पे आपने देखा कि ये दोनों चीज़ें क्या आ रही हैं आपकी कांस्टेंट एंट्रोपी के लिए, तो हम इसे लिख सकते हैं एट कांस्टेंट एंट्रोपी। तो और दूसरा यहाँ पे आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड में भी आपके क्या है DTS दोनों जगह इक्विवेलेंट है। तो दैट मीन्स अब हमारे पास जो टर्म बची है वो क्या रहेगी, वो टर्म बचेगी हमारे पास, यहाँ हम इसे लिख सकते हैं CP अपॉन CV इक्वल्स, अब आपके पास है del V अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, del T अपॉन del P एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड del P अपॉन del V एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी। सर ये थर्ड टर्म कहाँ से आई सर, del P अपॉन del V? इसके अंदर माइनस भी तो है आपका ये, थर्ड टर्म। तो ये थर्ड जो थ्योरम थी आपकी उससे आपने देखा कि आपकी तीनों प्रॉपर्टीज हैं उनमें रिलेशन क्या था, del V अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, del T अपॉन del V एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड del P अपॉन del V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल्स -1। अब यहाँ पे हमारे पास जो दोनों टर्म है उन दोनों टर्म्स की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि del V अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू del T अपॉन del P एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू -1 अपॉन del P अपॉन del V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे आपकी जो टर्म है माइनस del P अपॉन del V एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी अपॉन क्या आ जाएगा माइनस del P अपॉन del V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, दोनों माइनस आपके प्लस हो जाएंगे। तो अब आपकी जो इक्वेशन बचेगी तो वो इक्वेशन आपकी रहेगी del P अपॉन del V एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी अपॉन del P अपॉन del V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। और ये जो दोनों रेशियो है उसे हम डिनोट करते हैं गामा से। तो ये आपके CP अपॉन CV का जो रेशियो आता है उसे हम गामा से डिनोट करते हैं, जो कि हमने यहाँ पे हमारी जो इक्वेशंस थी गैस लॉ के लिए वहाँ भी हमने देखा था। तो ये रिलेशन आपका किसके लिए आ गया, गामा के लिए। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गामा की वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होती है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और अगर गामा की वैल्यू आपकी हमेशा ग्रेटर देन 1 है तो वो चीज़ क्या डिफाइन करेगी, वो चीज़ डिफाइन करेगी कि आपका जो कंपोनेंट है यहाँ पे del P अपॉन del V, del P अपॉन del V एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन del P अपॉन del V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो दैट मीन्स आपका जो प्रोसेस है अगर वो कॉन्स्टेंट एंट्रोपी यानी कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो उसका स्लोप आपके जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उस प्रोसेस से ज़्यादा रहेगा। और इसी चीज़ को अगर हम ग्राफिकल अगर रिप्रेजेंटेशन में दिखाना चाहें तो आपका एक प्रोसेस हम लेते हैं जिसके अंदर आपका क्या रहेगा, आपका प्रेशर और वॉल्यूम उन दोनों के अंदर डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके प्रेशर में और वॉल्यूम में। तो इन दोनों में चेंजेस के लिए हमें अगर एक ग्राफ ड्रॉ करना है तो ये आपका प्रेशर का हो गया, ये आपका वॉल्यूम का हो गया। तो अब अगर हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है तो दो लाइनें हम अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो सपोज आपकी ये लाइन है, एक आपका स्लोप ये है और दूसरा आपका स्लोप ये है। और अगर इसी तरह से हम अगर इसको डिनोट करें कि आपका कौन सा प्रोसेस कौन सा रहेगा, तो ये वाला अगर प्रोसेस आपका A है और ये वाला प्रोसेस आपका B है, तो दोनों में से हम इसे डिफाइन अगर कर रहे हैं तो आपके कौन से प्रोसेस का स्लोप ज़्यादा है, del P अपॉन del V का एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी। तो सेकेंड B प्रोसेस विल बी कॉन्स्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस एंड A विल बी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस।
तो ये तो था आपका ऊपर से अगर नीचे के आने के लिए। और अगर इसी ग्राफ को हम नीचे से ऊपर की तरफ अगर डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आपका पॉइंट जो कॉमन पॉइंट है वो टॉप पे ना हो के बॉटम पे है, यहाँ से, तो अब आपके पास दो प्रोसेस आ गए, ए और बी। तो अब आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आपका कौन सा प्रोसेस कौन सा है। अब यहाँ पे आपका प्रोसेस जो रहेगा, ए रहेगा कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस एंड बी विल बी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। तो ये आपके सिंपल जो चीज़ें हैं, जो आपकी हीट कैपेसिटी, जो हीट रेशियोज हैं कैपेसिटीज़ की, तो वो डिफाइन करते हैं कि किस तरह से आपके कौन से प्रोसेस में कौन सी वैल्यू आपको ज़्यादा मिलती है और क्यों मिलती है, कौन से आपके प्रोसेस का स्लोप ज़्यादा रहेगा और उस स्लोप में ज़्यादा होने से क्या हमें वहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है उस प्रोसेस में। तो ये आपके सिंपल रेशियोज हैं और जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं हीट कैपेसिटीज़ के लिए। तो इस तरह से हम इन रेशियोज को डिराइव करते हैं और ये आपका यहाँ तक का टॉपिक है, ये कंप्लीट है। अगर आपको